बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है। उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये खबर तमाम जमहूरियत पसंद जितने भी लोग हैं उन सब के लिए अगर बुरी खबर कहा जाए तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा। नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात को मुलतवी करने का जो प्लान था उस पर बाकायदा काम शुरू हो चुका है और पाकिस्तान में इंतखाबात जो हैं वो मुकर्रर वक्त पर कोई नहीं होंगे। इंतखाबात को मुलतवी करने का जो प्लान था उस पर बाकायदा काम जो है वो शुरू हो चुका है। आप सब बखूबी आगाह हैं कि मौलाना फजल रहमान ने जो गुज़िश्ता रोज़ जो बयान दिया था वो बयान ऐसे ही नहीं दिया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि पाकिस्तान में अगर इंतखाबात जो हैं वो जनवरी तक करवाए जाते हैं या दिसंबर में, तो फिर स्वात और उसके जो अपर एरियाज़ हैं वहाँ तो बर्फबारी होती है, तो फिर वहाँ इलेक्शन कैसे मुमकिन होगा, वोटर जो हैं बाहर निकल कर वोट कैसे देगा। तो लिहाजा उनका ये कहना था कि हम इलेक्शन मुलतवी करने के लिए तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये बताया जाए कि वहाँ इंतखाबात कैसे मुमकिन होंगे, क्योंकि बर्फबारी होगी तो फिर लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर वोटर वोट नहीं देंगे, तो फिर इलेक्शन कैसे मुमकिन होंगे। ये जवाब पेश कर रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब। मेरे ख्याल में आप लोगों ने इसको ईजी लिया होगा। ये इतना ईजी नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो बयान दिया है ये ऐसे ही नहीं दिया है। वो हमेशा ये कोशिश मौलाना फजल रहमान साहब की रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखें और फिर हर पार्लियामेंट का वो हिस्सा बन के रहें और वो हुकूमत इंजॉय कर लें। ये हमेशा से मौलाना फजल रहमान साहब की हमेशा एक आदत रही है और उसको ये इक़्तिदार में रहने का एक नशा भी उनको लग चुका है। तो जब भी वो इक़्तिदार में नहीं होते हैं, बाहर होते हैं पार्लियामेंट से, तो फिर चीख व पुकार और फिर पार्लियामेंट और फिर जमहूरियत उनको शिद्दत के साथ याद आती है। तो ये जो उन्होंने जो बयान दिया है ये बयान ऐसे ही नहीं दिया है। बाकायदा इस प्लान पर जो है काम शुरू हो चुका है और वो इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो वहीं कह रहे हैं और ख़ुद को गुड बुक में शामिल करने की हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब को ये बताएं कि ये जो आप बता रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी में अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो जो स्वात के अपर एरियाज में जो लोग हैं वो कैसे वोट देने के लिए बाहर निकलेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब को कोई बताएं कि इस मुल्क में इससे पहले एक दफ़ा दिसंबर में इंतखाबात हो चुके हैं और उसके बाद जो है 3 मरतबा जो हैं वो फरवरी में इंतखाबात हो चुके हैं इससे पहले। मेरे ख्याल में उस वक़्त इनको ये बताया जाए कि उस वक़्त वोटर कैसे बाहर निकला था, उस वक़्त ये पॉसिबल कैसे किया जा चुका है। अब इसी तरह बात की जाए नॉर्दर्न एरिया की, तो मेरा ख़ुद ताल्लुक़ जो है वो नॉर्दर्न एरिया से है, अपर एरिया से है। बिल्कुल डीवीसी के बेस कैंप में मेरा घर है और वहाँ इंतखाबात दिसंबर में भी हो चुके हैं, जनवरी में भी हो चुके हैं और फिर मार्च में भी वहाँ हो चुके हैं और उस वक़्त वहाँ पीक पर बर्फ़बारी होती है और वहाँ तकरीबन 5 फीट 6 फीट जो है वहाँ बर्फ़बारी होती है और उस वक़्त भी तो लोग बाहर निकल कर वोट देते हैं। मैं ख़ुद उस एरिया से हूँ जहाँ बिल्कुल बर्फ़बारी उरूज पर होती है। डीवीसी के बेस कैंप आप अंदाज़ा करें कि वहाँ बर्फ़बारी कितनी होती होगी। 5 फीट 6 फीट हमारे घरों के दरवाज़ों के बराबरी तक जो है बर्फबारी हो जाती है, लेकिन लोग बाहर निकल कर वोट देते हैं। अपने स्टेशंस में जाकर, गाँव के जो करीब करीब जो स्टेशंस होते हैं वहाँ जाकर वोट कास्ट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो जवाब मौलाना फजल रहमान साहब पेश कर रहे हैं ये जवाब सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है, मौलाना साहब उस बात को आगे पहुँचाना चाह रहे हैं और वो टेक्निकल तरीके से सबसे पहले वो ख़ुद बताकर ये नंबर सबसे पहले खुद लेना चाहते हैं कि सबसे पहले इस पर आवाज़ बुलंद करने वाला मैं खुद था। तो खैर ये बाकायदा एक प्लान जो है वो तरतीब दिया जा चुका है कि इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से और बाकायदा इसमें जो जवाब पेश किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, तो अब तक जो लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो तज़्ज़ियनिगार हैं उनके बकौल ये बताया जा रहा है कि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि नंबर 1 पाकिस्तान में मईशत को मजबूत करने के हवाले से इस पर फोकस किया जाएगा, मईशत पर फोकस किया जाएगा और मईशत मजबूत होगी तब इंतखाबात होंगे। तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले मईशत पर फोकस किया जाएगा, उसके बाद जो है एहतसाब होगा और फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब ये समझ में नहीं आता है कि ये जो आप मईशत मजबूत करना चाहते हैं एक निगरान सेटअप के ज़रिए, जिसमें यह है कि एक पपिट किस्म का आपने वज़ीर आज़म को बिठाया है, पपिट किस्म के चंद लोगों को बिठाया हुआ है जो अजीब व गरीब किस्म के बयान देते हैं और मीडिया में बैठ कर वो इंटरनेशनल अजीब व गरीब किस्म के, अनवारुल हक साहब का आपने मेरे ख्याल में BBC का आप लोगों ने इंटरव्यू ज़रूर सुना होगा, अजीब व गरीब किस्म के उसके वो तफसीरें और फिर तज्ज़िये हैं, वो टेक्निकल तरीके से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के ज़रिए आप पाकिस्तान में मैशत बेहतर करना चाहते हैं क्या? आप सिर्फ और सिर्फ ये जो क्रैक डाउन्स हो रहे हैं इनके ज़रिए मुमकिन हो सकता है? नहीं। दैट्स अ ग्रेट कि आप मुल्क में जो स्मगलिंग करने वाले लोगों के खिलाफ जो क्रैक डाउन हो चुका है, जो इस वक्त करप्शन में मुलविस जो लोग थे, जो गंदम स्मगलिंग में मुलविस थे, जो पाकिस्तान में
मुख्तलिफ करप्शन में जो लोग मुलविस थे उनके खिलाफ जो ऑपरेशंस किए जा चुके हैं, और बिजली चोर, गैस चोरों के खिलाफ, दैट्स ए ग्रेट अमेजिंग। जो तेल की स्मगलिंग में जो मुलविस थे ईरान के तेल में, दैट्स ए ग्रेट, अच्छा है, ग्रेट है। लेकिन देखो पाकिस्तान की मैशत उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती है बेहतर तरीके से फॉर लॉन्ग टर्म फ़ायदे को मद्देनज़र रख कर कि अगर मुल्क को हमेशा के लिए एक मुस्तहकम करना है तो आपने जमहूरी हुकूमतों को ही मजबूत करना है। तो पाकिस्तान को एक बेहतर तरीके से स्टेबल एक मुल्क बनाने के लिए आपको जमहूरी हुकूमतों को एक्सेप्ट करना होगा, उनको आगे लेके बढ़ना होगा। तो जब तक इंतखाबात नहीं होंगे तो मुल्क में एक मुतवाज़िन तरीके से एक सस्टेनेबिलिटी के साथ जो है आगे मुल्क नहीं बढ़ सकता है। तो कैसे आप मुल्क आगे लेके चल सकते हैं? तो ये बताया जा रहा है कि एहतसाब किया जाएगा। किसका एहतसाब किया जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो एहतसाब का नारा लगाया था, उन्होंने कहा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, और फिर जो मौजूदा कमिंग जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं एजाजुल एहसन, अजमत सईद, जो इन सबका जो नाम लिया था कि इनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक एहतसाब नहीं होगा इनका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है, उन्होंने कहा था। उस नारे से उन्होंने एक बड़ा यू टर्न लेकर वापस हो चुके हैं। तो किसका एहतसाब की बात की जा रही है? अच्छा, उसके बाद नाज़रीन ये अब आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे मुमकिन होगा इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी चीखो पुकार करेगी, मुस्लिम लीग नून चीखो पुकार करेगी, दीगर जमातें चीखो पुकार करेंगे, तो फिर इंतखाबात रोकना तो मुमकिन नहीं होगा इनके लिए। देखें, आप सब बखूबी आगाह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जब एक एक्सटेंशन का जब मामला आया तो उस एक्सटेंशन के मौके पर आपने देखा कि सबसे ज़्यादा मुखालिफ जो थे वो मुस्लिम लीग नून ही थी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इक़्तिदार से निकालने वाला बाजवा था, फैज़ हमीद था। आप बखूबी आगाह है, क्योंकि ज़ाहिर है 2017 में हुकूमत का खात्मा नून लीग का इसी तरह ही हुआ। लेकिन आपको पता है सबसे पहले उनकी एक्सटेंशन के लिए, वोट के लिए, सपोर्ट के लिए सबसे पहले बाजू फोल्ड करके मैदान में उतरने वाले मुस्लिम लीग नून ही थी। तो इसी तरह जिस तरह बाजवा की एक्सटेंशन पर तमाम सियासी जमातें जो हैं एक से एक बढ़कर अपना नंबर निकालने के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम जमातें जिस तरह मैदान पर उतर चुकी थी, इसी तरह आम इंतखाबात के मुलतवी करने के मामले को लेकर भी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर ही होंगी और सब मिलकर नारा लगाएंगे कि जी ये मामला है, मुल्क की मैशत का इशू है, मुल्क में एहतसाब का मामला है, सर्दी है, बर्फबारी हुई है, तरह तरह के 10 बहाने बनाए जाएंगे और इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए तरीके निकाले जाएंगे। तो ये जो इंतखाबात मुलतवी की जो खबर आई है, अल्लाह करे कि इसमें दोबारा उनको गौर करने की खुदा नसीब करे और ये इंतखाबात मुलतवी नहीं होने चाहिए। मुलतवी हो गए तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही सबूत पे लाना बहुत मुश्किल होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।